1951 तक पढ़ा था, 1951 तक, है ना। मैंने कहा था कि 1951 का साल वो साल है जब हम यहां पर ये बात कर रहे होंगे 1951 में कि शंकरी प्रसाद मामले केस की जज, शंकरी प्रसाद वाद जो है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, उसकी जो जजमेंट आई, उस जजमेंट के हिसाब से क्या तय हो गया था ये हमने पीछे पढ़ लिया था, ठीक है ना। यानी हम कहां तक पढ़ चुके थे, 1951 से। अब हमें 1951 से आगे की कहानी को पढ़ना है और मैं कोशिश करूंगा आज 1969 बैंकों के राष्ट्रीयकरण तक की जो कहानी है वो लगभग समझा दूं। 51 तक की कहानी हमने समझ ली थी, समझ रहे हो। अब इस पूरी की पूरी स्वाधीनता के बाद के भारत की कहानी अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि 51 में जो शंकरी प्रसाद का मामला है, उस मामले की छोटी मोटी ग्राउंड मैंने तुमको बताई दी अभी। मैंने कहा था कि भाई इस मामले में यह प्रश्न उठा था कि 368 जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 13 के तहत जो है ना वो परिभाषित नहीं है कि नहीं है। मैंने कहा था कि शंकरी प्रसाद का जो मामला है उस मामले में ये बात कही गई थी कि अनुच्छेद 368 के द्वारा यानी संविधान संशोधन की शक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात उठाई गई थी शंकरी प्रसाद मामले में, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और ये सब किसकी वजह से हुआ था, तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 की वजह से, जो मैंने पिछले वाले में बताया ही था। 51 में ये सब हो गया था। 1953 में, अच्छा 51 में मैंने तुम्हें बताया था पहला संविधान संशोधन, उसमें मैंने दो चीजें बताई थी। उसमें से तुमको एक चीज याद रखनी है, वो है 9th शेड्यूल। कौन सा है? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल पता है ना क्या बताया था? 9th शेड्यूल क्या होगी? एनजेआर। एनजेआर का मतलब नॉन जुडिशियल रिव्यू, यानी 9वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मैं पहले समझा चुका था। अब आज की अगर हम बात शुरू करें तो 51 के बाद 52 चलता रहा और 1953 में एक केस आया। ये जो केस था 1953 का, ये केस आया पश्चिम बंगाल राज्य में। कौन सी जगह आया? पश्चिम बंगाल। 53 में जो केस आया, इस केस को हम लोग कहते हैं बेला बनर्जी वाद। इसमें हमें बहुत कुछ नहीं ध्यान रखना। जैसे ही ये केस पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के अंतर्गत ये मामला उठा, पश्चिम बंगाल का मामला है बेला बनर्जी वाद। जैसे ये मामला उठा तो नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे 53 में, सभी को पता होगा। 1953 में 64 तक प्रधानमंत्री रहे, है ना। तो उन्होंने इस मामले को दबाने के लिए व्यवस्था तो कर ही रखी थी। ये मामला लैंड रिफॉर्म से संबंधित था और लैंड रिफॉर्म से संबंधित मामलों के लिए उन्होंने बनाई रखी थी 9th शेड्यूल। तो नेहरू ने 1955 में जब बेला बनर्जी वाद आया तो इस वाद को दबाने के लिए 1955 में संविधान में चौथा संशोधन किया, 4th अमेंडमेंट उन्होंने संविधान में किया। और 4th संशोधन के द्वारा जिस मामले की ग्राउंड लेकर के ये लोग पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट में पहुंचे थे, उसको सीधे चौथा संविधान संशोधन करके उस कानून को ही किस में डाल दिया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब ये है कि जिस कानून को 9वीं अनुसूची में रखा जाता था उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं करता था। तो बेला बनर्जी का जो केस है, इनकी जमीन ली गई तो ये हाई कोर्ट पहुंच गई, है ना। तो हाई कोर्ट पहुंची तो सरकार ने पूछा किस कानून, हाई कोर्ट में पूछा गया किस कानून के तहत आपकी जमीन ली गई है। इन्होंने बताया भाई इस कानून के तहत जमीन ली गई है। इतने में नेहरू जी ने संशोधन कर दिया। 1955 में चौथा संविधान संशोधन किया और इस चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जिस कानून से इनकी जमीन ली गई थी उस कानून को ही उठा के किस में डाल दिया? 9th शेड्यूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, वहां के हाई कोर्ट ने कहा देखो स्पष्ट है कि 9th शेड्यूल नॉन जुडिशियल रिव्यू है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मामला दबा दिया गया, दब गया आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चल करके ऐसे बहुत सारे राज्य थे, ये सब चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। ऐसे कई सारे राज्य थे। अच्छा, सरकार के जो सीलिंग के नियम थे, उन सीलिंग के नियमों में प्रावधान क्या था? तो उन नियमों में प्रावधान ये था कि सरकार अगर किसी व्यक्ति की जमीन हड़पती है या जमीन छीन लेती है सरकार किसी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति की जमीन तभी छीनी जाएगी जब उसके पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है ना। ये मैंने तुम्हें बताया था सीलिंग के नियमों में। अब ऐसे कुछ राज्य हमारे यहां थे, जैसे हमारे पास एक राज्य था राजस्थान, एक राज्य था पंजाब, समझ रहे हो बात को।
ये राज्य थे। इन राज्यों में लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी। जैसे गोलकनाथ वाले मामले में ये बात उठेगी फिर से, फिलहाल समझ लो। इन राज्यों में बहुत सारी जमीनें थी लोगों के पास। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्योंकि अब इतनी जमीनें 500 एकड़ 600 एकड़ जमीन अगर एक आदमी के पास होगी तो वो बहुत सारे किसानों को खेती करवाएगा। उस पर किसान क्या करेगा, खूब मेहनत करेगा बेचारा, और लास्ट में लगान यानी टैक्स किसको दे देगा, जमींदार को दे देगा। तो जमींदारों का अपना जो अमीर वर्ग जो थे, जमींदार वर्ग जो थे, उनका लगातार प्रभुत्व बढ़ता हुआ आ रहा था और गरीब किसान हमेशा से गरीब ही था। इस चीज को ठीक करने के लिए नेहरू जी ने प्रयास किया। अंत में मतलब शुरुआत में भी उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। पहला संविधान संशोधन भी आसान नहीं था और इस समय पे भी उन्होंने एक रिस्क लिया। उन्होंने संविधान में 1964 में, याद रखना 1964 में मई महीने में नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले वो एक प्रावधान कर चुके थे संविधान में, एक प्रोसेस को शुरू कर चुके थे। 1964 में नेहरू जी ने ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रस्तुत किया, 17वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जिस 17वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा राजस्थान और पंजाब में बहुत सारे लोगों की ये जो जमीनें थी, जिनके पास बहुत बड़ी सारी जमीनें थी, इन सभी के जमीनों के जितने भी कानून थे, जितने भी भूमि अधिग्रहण के कानून इन राज्यों में चल रहे थे, जिनसे ये लोग बचे हुए थे अभी तक, उन सभी कानून को उठा करके 17वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के कौन सी अनुसूची में डाल दिया, 9th शेड्यूल। राजस्थान में भी और कौन सी जगह भी, पंजाब भी, कुछ और स्टेट भी थे इस समय पे। और ये सब कौन से संविधान संशोधन द्वारा हो रहा है, ये सब हो रहा है मतलब 17वें संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन किया। राजस्थान, पंजाब और कुछ अदर स्टेट में जो लैंड रिफॉर्म के कानून थे, जिसके तहत इन लोगों की जमीनें सुरक्षित बची हुई थी, उन सारे कानूनों को उठा करके किस में डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया। ये 17वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ, जो 64 के शुरुआत में नेहरू ने पेश किया। वो इसकी प्रोसेस कर चुके थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई मई के महीने में। उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही 9th शेड्यूल में ये डाला तो बहुत सारे राजस्थान और पंजाब में ऐसे लोग थे जिन लोगों की जमीनें गई, समझ रहे हो, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसी 17वां संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक ठहराने के लिए, यानी गलत ठहराने के लिए, पूरी तरीके से तानाशाही ठहराने के लिए संविधान में एक मामला आता है, एक वाद आता है 1965 में, 1965 में, और इस मामले को कहते हैं हम लोग सज्जन सिंह वाद। क्या बोल देते हैं, सज्जन सिंह वाद। ये जो सज्जन सिंह वाद है, ये संविधान में कब उठा, तो ये उठा 1965 में। बेसिकली मामला राजस्थान का है। कौन सी जगह का है, राजस्थान। तो सज्जन सिंह जो है, इन्होंने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 17वें संविधान संशोधन द्वारा उनकी जमीन ले ली गई है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनकी जमीन ले ली गई है। और ग्राउंड कौन सी थी, तो ग्राउंड वही सेम थी। एक ग्राउंड थी अनुच्छेद 13 और एक ग्राउंड थी अनुच्छेद 368। बात वही थी कि जब सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों में ही संशोधन नहीं कर सकती है, तो सरकार ने कैसे संशोधन कर दिया मौलिक अधिकारों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि इस मामले पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये कब हो रहा है, 1965 में हो रहा है। ध्यान से सुनना, इसके 2 साल बाद हमारे संविधान में तूफान आएगा एकदम। तो 1965 में हो क्या रहा है यहां पे कि 13 और 368 की चर्चा जो शंकरी प्रसाद मामले में उठी थी, वो एक बार फिर से उठी। संविधान में स्पष्ट से इस बात का उल्लेख तब भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस समय पे कहा कि भाई इस मामले पर हम पहले ही सुनवाई दे चुके हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल भी, आर्टिकल 129, एक अभिलेखीय न्यायालय वगैरह तुम आगे पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट यदि पहले किसी मामले पर अपना फैसला दे चुका है तो वो सेम उसी फैसले का प्रयोग करके दोबारा फैसला सुना सकता है। लगभग वही कुछ शक्ति का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे किया और सज्जन सिंह मामले में कहा कि इस मामले को हम बिल्कुल भी नहीं सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले पर हम सुनवाई पहले ही कर चुके हैं और इस पर डिबेट हो चुकी। 1967 में, 1967 में एक बहुत जबरदस्त घटना घटी। अब ये घटना इन दोनों बातों से बड़ी अलग है। 1967 में एक मामला आया, ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, खूब पूछा जाएगा, तुमको डेट याद रखना।
मामले का नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। ये मामला कब आया? ये मामला आया 1967। इस मामले में भी सारी कहानी वही थी, सारी कहानी वही थी। दो अनुच्छेदों के बीच में लड़ाई, एक अनुच्छेद 13 और एक अनुच्छेद 368। वो सुप्रीम कोर्ट जो आज तक कह रहा था कि अनुच्छेद 13 और 368 के बीच में आपसी विभेद हैं, परंतु फिर भी 368 13 पर प्रभावी है, जो आज तक इस बात को स्वीकार कर रहा था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आते आते अपना मूड चेंज कर दिया। दरअसल गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में क्या था कि गोलकनाथ लोग दो भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ, है ना, और एक का नाम था विलियम गोलकनाथ। क्या नाम था? विलियम गोलकनाथ। तो इनकी पंजाब में लगभग 500 एकड़ के आसपास जमीन थी, समझ रहे हो। और ये लोग भी किसके विरोध में गए हैं? ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं 17वां संविधान संशोधन के विरोध में, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जितने जमीन से संबंधित कानून थे, जितने संपत्ति से संबंधित कानून थे जो इनको सुरक्षा दे रहे थे, वो सारे कानून नेहरू 17वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल करके जा चुके थे। अभी तक नेहरू जी की मृत्यु भी हो चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी समझाऊंगा इस मामले के बाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि इस मामले में वापस वही बात उठी। 368 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है संविधान संशोधन। क्या लिखा गया है? संविधान संशोधन। कि सरकार को यह शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। समझ रहे हो बात को? वहीं अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है? 13 के क्लॉज 3 में लिखा गया है कि कोई भी नियम ऐसा नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो। मतलब 13 1 में भी लिखा है, 2 में भी लिखा है। 1 में आजादी से पहले का लिखा है, 2 में आजादी के बाद का लिखा है, 3 में लिखा है कानून किस किस को कहेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? बेसिकली कि कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो कानून मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता होगा। मामला वापस वही अटक गया कि यार संविधान संशोधन भी तो एक कानून है। गोलकनाथ मामले में भी वापस यही पेच उठा कि यार जब संविधान संशोधन भी एक कानून है तो संविधान संशोधन करके कैसे किसी की संपत्ति को हड़पा जा सकता है? संविधान संशोधन करके कैसे किसी की संपत्ति को छीना जा सकता है? ये कैसे छीना जा सकता है? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय किस में आता था? मौलिक अधिकार में आता था, 31 और 19(1) के एफ में, क्लॉज एफ में। ये मैंने बताया था, है ना। अब जब संपत्ति का अधिकार किसी का फंडामेंटल राइट है तो गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी कैसे छीन सकती है, जबकि वो उसका फंडामेंटल राइट होते हुए सरकार का तो नियम, मतलब ये शक्ति ही नहीं बनती कि वो संविधान संशोधन करके उसकी ये शक्तियों को छीन ले, संपत्ति को छीन ले। इस बार सुप्रीम कोर्ट का मूड चेंज हुआ। पूरे जितने हमने अभी तक मामले पढ़े, अब तक के मामलों में इस बार इस मामले में हमारे देश के संविधान में 1967 तक अब तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच इसमें बैठी। 11 जजों की बेंच इस मामले को सुनने के लिए बैठी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। 1967 तक की सबसे बड़ी बेंच थी। 5 जजों की बेंच जो बैठती है उसको कोलिजियम वगैरह कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। संवैधानिक पीठ वगैरह उसको कहते हैं, संवैधानिक बेंच कहते हैं या कोलिजियम वगैरह कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं हुआ था कि 11 जज एक फैसले, एक ही मामले पर सुनवाई करने के लिए बैठे हैं। और मामला क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। मामला वही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने इस मामले को सुना और 11 जजों ने आज तक चलते आ रहे फैसले को 6-5 के बहुमत से पलट दिया। यानी 6 जजों ने इस पक्ष में फैसला सुनाया कि सरकार का यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को सीमित करे। यानी सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और अभी तक क्या चल रहा था शुरुआत से कि सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उसकी शक्ति है। क्यों?
सन कौन सा चल रहा है? 1967। अभी देखना बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो है, वो मामले में 13,368 का विवाद सुलट ही गया अल्टीमेटली। और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने यह स्वीकार किया कि संसद संविधान संशोधन करके मूल अधिकार नहीं छीन सकती है, यानी किसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले की बेसिक ग्राउंड है। अगर तुम्हारे पास कभी भी पूछा जाए कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला क्या है, तो तुम कहना कि संसद जो है वो संविधान संशोधन करके कभी भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये इसमें कहा गया। 6 जजों ने कहा, 5 जजों ने कहा नहीं नहीं छीन सकती है, 6 ने कहा नहीं छीन सकती। तो यानी ये फैसला किसके पक्ष में आया? गोलकनाथ ब्रदर्स के पक्ष में आया। अब जब गोलकनाथ ब्रदर्स के पक्ष में ये फैसला आया, मतलब अगर मैं उस समय की मेन बात करूं ना, तो एक व्यक्ति थे के सुब्बा राव करके, शायद मेरे हिसाब से अगर मैं ठीक हूं तो हाँ 1967 के आसपास के सुब्बा राव चीफ जस्टिस थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये फैसला जब सुनाया गया तो आज तक इतने मामले हुए, यानी शंकरी प्रसाद का भी ग्राउंड ठीक था, यानी बेला बनर्जी का भी ग्राउंड ठीक था, यानी इतने लोगों की जमीन तो सरकार ले चुकी थी इन मामलों से। अब क्या होगा? अब सरकार उन सबकी जमीनें वापस करेगी? बोला नहीं। ये जो फैसला इस मामले में सुनाया गया तो कहा गया कि ये फैसला अतीत के फैसलों पर लागू नहीं होगा, आगे भविष्य में अगर ऐसा कोई भी मामला आता है तो ये भविष्य के मामलों पर लागू हो। ठीक है, ऐसा क्या हो गया था कि 1951 से चलता हुआ आ रहा मामला और 1967 में आकर के, देखो 1967 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली स्वीकार किया कि हां सरकार की शक्ति नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दाव के साथ उस समय पे कहा था 1951 में कि सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन करके किसी भी भाग में संशोधन कर सकते, इस मामले में कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखो कितना बड़ा परिवर्तन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। ऐसा क्या था? तो मोटा मोटी बात यहां समझ लेना कि 1967 तक ऐसा क्या हो गया था। 1951-52 के आसपास जो है 51-52 के समय पे जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा, देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मैं बेसिक से बात को समझा देता हूं यहां से ताकि बात समझ आ जाए आसानी से। इसी 1951-52 के समय पे जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो 1952 के आसपास 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, 1956-57 में फिर से चुनाव होने थे 5 साल बाद, है ना, 1956-57 में। तो 1956-57 में भी सेम रहा, जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने। और इसी समय पे अगर देखोगे तो आप लोग की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो दोबारा से राष्ट्रपति बने। हालांकि अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच के संबंध काफी खराब हो चुके थे। वो आगे हम लोग एक बात पढ़ेंगे तो तब समझ आ जाएगा कि क्यों दोनों एक दूसरे के विपक्ष में आ गए थे। ऐसा क्यों हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही एक बार फिर से मौका मिला दोबारा राष्ट्रपति बनने का, और आज तक हमारे देश के इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 2 बार राष्ट्रपति हुए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि उस समय में शायद इसी बीच में लगभग हम लोग विश्व इतिहास में, मैं पढ़ाऊंगा वैसे, अमेरिका में एक व्यक्ति था जो 4थी बार राष्ट्रपति बना था इसी समय पे लगभग। तो तब वहां के संविधान में संशोधन किया गया, अब अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है, 2 फुल टर्म तक वो अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। समझ रहे हो? इससे ज्यादा नहीं बन सकता। भारत के संविधान में प्रावधान है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई सीमा तय नहीं की गई। अमेरिका में ये सीमा तय की गई और इसी समय अमेरिका के संविधान में वो संशोधन हुआ जिससे ये लिखा गया कि एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और भी कई चीजें कंपैरेटिवली अमेरिका के संविधान की इस बीच में आएंगी तो बताता रहूंगा यहाँ पे। 51-52 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति बने। 56-57 के चुनाव में मैंने वापस बताया जवाहरलाल नेहरू दोबारा से प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वापस एक बार राष्ट्रपति बने।
56-57 के बाद जैसे सबको पता ही है कि भाई अब लगभग लगभग 62 के आसपास चुनाव होने थे। 1962 के समय पे जो चुनाव हुए, उन चुनावों में एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 3 बार प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। और इस 62 के समय पे वापस अब आई राष्ट्रपति की बात। तो राष्ट्रपति के लिए ये तय हुआ कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे ये चाहते थे कि एक बार और ये राष्ट्रपति बने, पर अब तक नेहरू के साथ बहुत ज्यादा संबंध खराब हो चुके थे, तो इसलिए मतलब ये स्वीकार नहीं किया गया कि इनको एक बार फिर से राष्ट्रपति बनाया जाएगा। फिर ये बैलेंस बनाने के लिए तय किया गया कि भाई एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री उत्तर भारत का है जवाहरलाल नेहरू, तो राष्ट्रपति हम दक्षिण भारत का लेंगे। और इस समय पर राष्ट्रपति 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बना दिया गया, ठीक है, जो कि एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार व्यक्ति थे, खूब अच्छी शिक्षा इनके पास थी। तो ये बात हुई कब तक की? 1962 तक की। अच्छा, इन्हीं 1962 के समय में लगभग अक्टूबर नवंबर के समय पे, लगभग अक्टूबर नवंबर के समय पे इंडो चाइना वॉर हुआ। कौन सा वॉर हुआ? इंडो चाइना वॉर। और इस इंडो चाइना वॉर के होने के लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल बाद, है ना, 1964 में 1964 में मई के महीने में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। ठीक है, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ तो देश में एक खालीपन की स्थिति, एक वैक्यूम की स्थिति हमको देखने को मिलती है। वो खालीपन मतलब नेहरू जी के समय बात ही कुछ और थी ना, अब वो खालीपन भरने के लिए वो चीज लेनी पड़ेगी दोबारा, ऐसा आदमी देखना पड़ेगा कोई, है ना। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उस समय पे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पहले भी कार्य कर चुके थे एक व्यक्ति, बहुत पॉपुलर थे इस समय पे भारत की राजनीति में और सभी जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। नेहरू जी की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। कुछ कार्यवाहक समझते हो ना, जब तक दूसरे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए प्रधानमंत्री कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा हुए, ठीक है ना। तो अब प्रधानमंत्री पद के लिए मतलब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल के बीच में ही 17 साल पीएम रहे, है ना। तो 17 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद मतलब जबकि वो 3 बार यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे, समझ रहे हो, उससे पहले भी स्वाधीन भारत में भी वो प्रधानमंत्री बने थे। यहां तक अगर हम लोग एक चीज को समझें तो देखो भाई क्या है कि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद अब खलबली मच गई कि अगला पीएम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। तो ऐसे में 2 लोगों के नाम बहुत ज्यादा उठते थे। एक इस समय पे नाम उठता था मोरारजी देसाई का। किसका नाम उठता था? मोरारजी देसाई। और कहते हैं कि वास्तव में हकीकत तो ये है कि अधिकार जो है इस समय पे वो मोरारजी देसाई का ही प्रधानमंत्री के पद पर था। ये बड़े पॉपुलर थे भारत की राजनीति में और इससे पहले ये डिप्टी सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे। गुजरात में गोधरा नाम का एक स्थान है, तो गोधरा में ये वहां पे एक दंगा हुआ था जब ये वहां पे डिप्टी मतलब मैं कह सकता हूँ डिप्टी कलेक्टर के पद पर जब ये वहां पर थे तो गोधरा में एक दंगा हुआ था। उस गोधरा के दंगे में ये थोड़ा सा हिंदू धर्म के पक्ष में पाए गए, इसलिए इन्होंने 1930 में अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हुए, धूमधाम से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और बड़े पॉपुलर नेता इस समय भारत की राजनीति में मोरारजी देसाई थे, जिनको एक्चुअल में मतलब अब प्रधानमंत्री होना चाहिए था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो अगला चुनाव होगा उसमें तय था कि भाई मोरारजी को ही प्रधानमंत्री होना है। लेकिन इस समय पे कांग्रेस जो थी उस कांग्रेस के अध्यक्ष इस दौरान, इसी समय ध्यान से बात को समझना, जब ये बात चल रही है कि प्रधानमंत्री किसको होनी चाहिए, मोरारजी देसाई को होना चाहिए प्रधानमंत्री, इसी समय कांग्रेस के एक व्यक्ति थे जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका नाम था के कामरान। क्या नाम था? के कामरान। के कामरान इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्हें भारत की राजनीति में किंग मेकर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किंग मेकर। किंग मेकर कहा जाता है। इन्हें 2 बार किंग मेकर बनने का मौका मिला। 2 बार कैसे मिला तो मैं आपको बताता हूं। जब ये बात नेहरू जी की मृत्यु के बाद उठी कि अगला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बना दिया जाएगा कांग्रेस की आपसी सहमति से,
तो के कामरान जानते थे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको 3 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो इस समय पे। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे कि अगर मोरारजी जो है वो प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी को कंट्रोल करना के कामरान के बस की बात नहीं थी। यानी वो पार्टी के नियमों के अनुसार या पार्टी की विचारधारा के अनुसार ही चलने वाले व्यक्ति तो नहीं थे। समझ रहे हो? हम ये कह सकते हैं कि मोरारजी देसाई एकदम तेज तर्रार नेता थे, जिनके आगे के कामरान को लग गया था कि अब मेरी सत्ता तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने इस समय पे कांग्रेस के भीतर आपस में एक योजना बनाई और भीतर से एक व्यक्ति का नाम आया जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री। आपसी सहमति से कुछ लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया। शास्त्री जी का कार्यकाल शुरू हुआ। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा कुछ समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तो वो उसके बाद जैसे ही शास्त्री जी को ये सहमति हुई कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री होंगे तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तब अब तुमको पता है 62 में चुनाव हुआ है, तो अगला चुनाव 67 में होना है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को तो टेम्परेरी लाया गया है, तो तुरंत किसको बना दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया। शास्त्री जी का कार्यकाल शुरू हो गया लगभग 1964-65 के आसपास। जब ये सारी चीजें 64 के बाद मैं कह सकता हूं उनका कार्यकाल शुरू हो गया। तो ये बात सबको पता होगी कि 62 में हमारा युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर। और इस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे 1965 में हमारा एक और युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ, इंडो पाक वॉर, है ना। 65 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, 62 की लड़ाई चीन के साथ। तो ये जो इंडो पाक वॉर है, इस इंडो पाक वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी सूझबूझ से, अपने धैर्य से, या मैं कह सकता हूं अपने पेशेंस से, विनम्रता से भारत को जीत दिलाई। और जैसे ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण में, जब भारत जीता 65 की लड़ाई पाकिस्तान से, तो तब पूरे देश में लाल बहादुर शास्त्री का जो वर्चस्व है ना, पूरे देश में इनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। ये तुम जनरली देखोगे, भारत में अगर कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पक्ष में कुछ भी कर देगा ऐसा, तो उसकी लोकप्रियता भारत में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तुम सब में देखो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर, तुम सब में देखोगे। लगभग इंदिरा गांधी के समय पे उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण यही था। 71 में जब बांग्लादेश को उन्होंने पाकिस्तान से मुक्त करवाया, तो उस समय उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसका ओरिजिनल कारण यही था कि उन्होंने पाकिस्तान के जो 71 का युद्ध था उसमें बड़ी महत्वपूर्ण मेडियोकर की भूमिका निभाई थी। मैं ये कह सकता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की खूब लोकप्रियता इस समय पे हुई। इस युद्ध के बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस युद्ध में हार गया था, तो फाइनली ये तय हुआ कि एक समझौता भारत पाकिस्तान के बीच होगा। और ये समझौता जो है वो होना था ताशकंद में। कौन सी जगह होना था? ताशकंद। ताशकंद अफगानिस्तान के पास का इलाका मैं कह सकता हूं। आज मैं अफगानिस्तान इसलिए पूरे तरीके से नहीं कह रहा हूं क्योंकि तब ताशकंद यूएसएसआर में आता था, यूनियन ऑफ सोवियत संघ रिपब्लिक, जिसको आज हम लोग रसिया कहते हैं, है ना। यूएसएसआर आपको पता होगा 1991 में टूटा। अब खैर यहाँ पे इतनी चीजें नहीं, 15 देशों में टूट गया था 1991 में, जिसको हम आज का रूस कहते हैं। कभी बताऊंगा इसके बारे में विशेष। तो उस समय के यूएसएसआर के अंदर पड़ता था ताशकंद। इस ताशकंद में इस इंडो पाक वॉर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को एक समझौता होना था। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता होना था और दिन में ये समझौता हुआ। तो इसी समझौते की रात को ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 को जब ये समझौता संपन्न हुआ, इस समझौते की रात को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966, मैं केवल इतना कह रहा हूं, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मतलब यह है कि कोई लोग कहते हैं कि भैया इनको मारा गया, कोई लोग कहते हैं कि इनको मारा नहीं गया, इनको अटैक आ गया था। कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत संघ की जो सुरक्षा एजेंसी थी उसने इनको मार दिया था। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऐसा आदमी जो
अपने देश में ऐसी लोकप्रियता रखता हो और नैतिक मूल्यों से थोड़ा भी समझौता करने को तैयार ना हो, यानी गद्दारी वाला तो कहीं तक दूर दूर से नाम ना हो जिस आदमी के अंदर, तो उस आदमी को अपने कंट्रोल में कर पाना इनके लिए बड़ी मुश्किल बात थी। इसलिए कहते हैं कि इनको मार दिया गया और ज्यादातर दबाव इसी बात पर दिया जाता है कि इनकी हत्या हुई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं इनकी मृत्यु हुई थी, कुछ कहते हैं हत्या हुई थी। जो भी हुआ 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी चल बसे। जब शास्त्री जी चल बसे तो वापस वही वैक्यूम क्रिएट हो गया जो नेहरू जी की मृत्यु के बाद हुआ था। अब कौन प्रधानमंत्री? तो अब फाइनली के कामराज, जिनको मैंने उस समय पे बताया कांग्रेस के अध्यक्ष, वो अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष, इसलिए मैंने कहा उनको 2 बार किंग मेकर बनने का मौका मिला, उनको भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहा जाता है। तो वापस मोरारजी देसाई का नाम आया कि भाई अब तो मोरारजी देसाई कम से कम, है ना। और पिछली बार तो मोरारजी देसाई ने किसी तरीके से चलो समझौता कर लिया था कि अगली बार बना देंगे मेरे को, इस बार तो समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और अब क्या हो? तो ऐसी स्थिति में के कामराज ने पार्टी के अंदर एक चुनाव करवाया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दरअसल तय ये हुआ कि एक नया चेहरा निकल करके आया, जिस चेहरे का नाम था इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी शायद उस समय पे शास्त्री जी की सरकार में, कैबिनेट में जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता है वैसे प्रकार की कुछ थी, और थोड़ा शांत स्वभाव की थी। तो ये लोग इंदिरा गांधी को नाम देते थे गूंगी गुड़िया। बाद में जब वो गूंगी गुड़िया प्रधानमंत्री बनी तो उस गूंगी गुड़िया ने सबको ऐसा ऐसा पटका कि इन सबको पता चल गया कि गूंगी गुड़िया एक्चुअल में है क्या। ये लोग कहते थे गूंगी गुड़िया। तो जब इंदिरा गांधी ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की ना शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कि वो स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, तो मोरारजी को लगा कि ये मेरे सम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात हो गई। बच्ची है मेरे सामने पे, ये चुनाव लड़ेगी, और जो पकड़ मोरारजी की राजनीति में वो पकड़ इंदिरा गांधी की है नहीं। लेकिन पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी की भूमिका मोरारजी देसाई से ज्यादा थी। मोरारजी देसाई की देश में लोकप्रियता थी, इंदिरा गांधी की पार्टी के अंदर लोकप्रियता अच्छी थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकप्रियता अच्छी थी। और जैसे ही यहां पर यह बात तय हुई कि इंदिरा गांधी जो है ना वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वापस एक बार गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 12-13 दिन के लिए कुछ बनाया गया था। और इसके बाद से 24 जनवरी को, 11 जनवरी को मृत्यु हुई ना, तो 24 जनवरी को 1966 में, कब? 1966, 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक। कब तक? 24 मार्च 1977। यानी समझ पा रहे होंगे कि लगभग 11 साल और 2 महीने। कितने महीने? 11 साल और 2 महीने भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। कौन? इंदिरा गांधी। अब धर्म संकट समझ रहे हो कैसे हुआ? ये सब कुछ तो मैं बताता हूं। जब ये बात आई कि मोरारजी समझौता करने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि अब तो प्रधानमंत्री मैं ही होऊंगा, वास्तव में मेरा ये अधिकार, और था भी एक तरफ से उनका अधिकार, उन्होंने बहुत कुछ किया था भारत के लिए और वास्तव में उनको होना चाहिए था प्रधानमंत्री। लेकिन इस समय जब वो इंदिरा गांधी ने भी दावेदारी प्रस्तुत कर दी, वो माने नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चुनाव हुआ और इस चुनाव में, जो पार्टी के अंदर चुनाव हुआ, इस चुनाव में जीत गई इंदिरा गांधी। पार्टी के अंदर सहमति बनी कि प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? इंदिरा गांधी। तो गुलजारी लाल नंदा को तब तक के लिए हटाया गया। अच्छा, चुनाव 67 में ही होंगे, ठीक है। ये अभी किसका कार्यकाल चल रहा है? ये अल्टीमेटली नेहरू जी का कार्यकाल चल रहा है, जो 62 में शुरू हुआ था, 67 में खत्म होना था। अरे बताया था ना मैंने यहाँ पे, वो तो उनकी मृत्यु हो गई ना बीच में, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उनकी मृत्यु हो गई, देखो 64 में, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। फिर प्रधानमंत्री कौन आए? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी की भी इसी बीच में मृत्यु हो गई। 3 साल के कामराज कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे, उनके अध्यक्ष रहने के दौरान 2-2 प्रधानमंत्री चल बसे। समझ रहे हो बात को? उन्होंने 2-2 बार प्रधानमंत्रियों का चुनाव करवाया। गुलजारी लाल नंदा बीच बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते रहे, है ना। और अभी तो 62 के बाद चुनाव तो सीधे 67 में ही होगा ना। हालांकि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से प्रधानमंत्री का पद संभाल लेती। कैसे प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं?
तो तब तक ये पद संभालेंगी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, यानी तब तक नेहरू जी का जो कार्यकाल चलना था 67 तक, उस कार्यकाल को पूरा करेंगी। और 67 में चुनाव होगा। 1967 में चुनाव हुआ 1967 में। अब ये तो था कि कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, पार्टी के अंदर सहमति बनी, प्रधानमंत्री बना दिया। क्या देश स्वीकार करेगा कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए? क्या देश में वो स्थिति इंदिरा गांधी की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो इस समय पूरे देश में लगभग सभी लोग समझ चुके थे कि अब वो स्थिति बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री होना, कुछ लोग चाहते थे होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे नहीं होना चाहिए। मतलब वो वाला फील नहीं रह गया था जो जवाहरलाल नेहरू के समय था कि कांग्रेस सारे राज्यों में सरकार बना रही है और केंद्र में भी धूमधाम से सरकार बना रही है, 450 प्लस सीट लेकर के आ रही है। ऐसा वाला सिस्टम अब नहीं रह गया था। वो सिस्टम केवल जवाहरलाल नेहरू जी का ही था और वो सिस्टम उनके साथ ही समाप्त हो गया था। इंदिरा गांधी के समय पे ये बड़ी दिक्कत हो गई। अभी बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देश में उस समय ऐसा इनकी कोई विशेष लोकप्रियता नहीं थी। हालांकि मोरारजी होते तो वो इस समय कांग्रेस में 400 सीट भी ले आते, पर इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने दावेदार बनाया। तो इंदिरा गांधी 1967 के चुनाव में मेरे ख्याल से 283 सीट लेकर के आई, 283, जो मतलब लोकसभा में बहुमत, मतलब सरकार बनाने के लिए जितनी चाहिए होती है उससे बस 20-22 ज्यादा थी। समझ रहे हो बात को? जितना चाहिए था सरकार बनाने के लिए उससे बस कितनी थी? 20-22 भी कहां ज्यादा है, 273 तो वैसे भी चाहिए ही, 50% प्लस है ना, तो 10-12 ज्यादा थी बस उससे। समझ रहे हो? ऐसे लड़खड़ा करके सरकार बनी 1967 में 283 सीटें आई मात्र, बस बड़ी कमजोर सी सरकार बनी। अब इंदिरा गांधी को यह तो पता था कि किसी तरीके से वो इस सरकार को चला तो लेंगी, लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि 1967 में इंदिरा गांधी के पास केंद्र में मात्र कितनी सीटें हैं? 283 सीटें। अब याद करो गोलकनाथ मामला। इंदिरा गांधी चुनाव कब जीत रही हैं? 1967। गोलकनाथ मामला कब का है? 1967। मैंने तुमको क्या बताया? जब जब सरकार कमजोर होगी सुप्रीम कोर्ट किसके विपक्ष में फैसले सुनाएगा? सरकार। और जब जब सरकार मजबूत होगी तो सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा? सरकार। यानी सरकार कमजोर हुई तो सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ, और सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ तो सरकार क्या होगी? कमजोर होगी। ये एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। समझ रहे हो? जिस तरह भार बढ़ा तो निश्चित है दूसरे तरफ भार घटेगा। इंदिरा गांधी की बड़ी कमजोर सरकार बनी थी, इसलिए गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरोध में फैसला सुनाया, जबकि 2 साल पहले ही 65 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया उस मामले पर, और ये मामला ही चेंज हो गया। अब आ रही होगी तुमको बात समझ में कि ये 1951 से चलने वाला पेंच अब तक क्यों खुलता हुआ आ रहा है। बात समझ आई? इतने में 283 सीटें लेकर के, लेकिन समस्याएं यहां सॉल्व नहीं हुई। समस्या सबसे बड़ी जो थी ना वो ये थी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया मोरारजी देसाई को। किसको दिया गया? मोरारजी देसाई। उप प्रधानमंत्री बना दिया गया मोरारजी देसाई को, और मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वित्त मंत्री। तो इंदिरा गांधी सरकार में मोरारजी देसाई एक तो उप प्रधानमंत्री और दूसरे क्या बने? वित्त मंत्री। मतलब उन्होंने उप प्रधानमंत्री से छोटा तो कोई पद ही स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को सीधे तुम डिप्टी पीएम बनाओ, उप प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक है, इससे नीचे का वो कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, मोरारजी इंदिरा गांधी से इनको बड़ी दिक्कत थी, गूंगी गुड़िया कहते थे इंदिरा गांधी को, और उन्हीं की सरकार में उप प्रधानमंत्री वित्त मंत्री हैं। और अगर प्रधानमंत्री का अपने ही वित्त मंत्री से संवाद ठीक नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? दिक्कतें तो आएंगी। एक बात और याद रख लेना, भारत में स्वाधीन भारत की अगर हम बात करें तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो नेहरू जी की सरकार में प्रथम बार उप प्रधानमंत्री बने थे, तथा दूसरे उप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार में कौन हुए? मोरारजी देसाई। ये उप प्रधानमंत्री का पद 2 बार आया। समझ रहे हो बात को? वित्त मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, दोनों के बीच में संवाद बहुत कमजोर था, बनती थी नहीं, है ना।
अब मुरारजी को ये लगता था मेरी जिंदगी भर की तपस्या ये छोटी सी लड़की लेकर के चले गए, राजनीति तो तपस्या ही है, रुको बड़े लंबे समय तक, है ना। अब जाके नंबर आया था कहीं नहीं कहीं, अब इंदिरा गांधी की एंट्री हो गई, समझ रहे हो, वो सब कुछ ले गई जो मुरारजी को चाहिए था। मतलब मेरे बुढ़ापे का सारा था प्रधानमंत्री बनना, और वो कौन लेकर के चले गई, इंदिरा गांधी। ये भाव इनके मन में रहता। अब ऐसे भाव से अगर कोई आदमी काम करेगा तो तुमको पता होगा कि वो विरोध तो करेगा ही। 1967 में चुनाव हुए जब, तो तुम्हें पता है उसी समय राष्ट्रपति का भी चुनाव होना था। अभी तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। जैसे वहां पे मैंने बताया था ना 52 के आसपास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर 56-7 में, फिर 62 में, अब फिर 67 में इलेक्शन हो रहा है। तो 2 बार तो शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर अभी 67 में इलेक्शन जब राष्ट्रपति का हुआ। तो अब तुमको बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 69 तक ही पढ़ना है हमको, लेकिन सारे पेज यहीं खुलेंगे, ध्यान देना। हुआ यूं कि 1967 में बात यह हो रही थी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फिर से एक बार राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी को पता था कि वो थोड़ा सा मतलब वैसे थे, टोका टोकी करते थे बहुत ज्यादा, नेहरू के टाइम पे बहुत किया। जब मैं तुमको बता देता हूं 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेहरू के पीछे ही पड़ गए, और जब नेहरू सरकार के उस समय के रक्षा मंत्री का इस्तीफा लिखवाया तब जाके उनको शांति मिली। उस समय के रक्षा मंत्री का, जो भारत का रक्षा मंत्री था उसमें, मेनन का इस्तीफा लिखवाया, तब जाकर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन शांत हुए। वो ऐसे आदमी थे, मतलब दूसरा उत्तर और दक्षिण का बैलेंस था, वो साउथ के थे, है ना। अब 67 में उनको एक बार फिर से बात आई तो इंदिरा गांधी ने साफ साफ जो है वो हाथ पीछे खींच लिए कि भैया नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं, किसी और को राष्ट्रपति बना दीजिए। ये पार्टी के अंदर निर्धारित हो जाता है किसको राष्ट्रपति बनाना है। कांग्रेस के जितने सांसद उस व्यक्ति को वोट देंगे वही बन जाएगा, है ना। तो कांग्रेस ने तय किया कि इस समय माइनॉरिटी को राष्ट्रपति बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, और इस समय जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये शिक्षाविद थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे बल्कि, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भारत का राष्ट्रपति बना दिया 67 में। माइनॉरिटी से बनाया इस बार मतलब बैलेंस बनाते रहते हैं, है ना। जैसा आपने देखा होगा अभी भी कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज से ली गई है हमारी, है ना। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग आरोप लगाते हैं राजनीतिक एजेंडा है, कुछ लोग कहते हैं कुछ है, लेकिन ये व्यवस्था पहले से चलती आ रही है। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 में राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद इंदिरा गांधी ने भी इसी समय सरकार बनाई थी। इंदिरा गांधी इस मूड में थी कि भैया 283 सीट आई है केवल, अब कैसे अपनी लोकप्रियता बढ़ाई जाए कि अगले चुनाव में सरकार ठीक ठाक वोटों से बने, ठीक ठाक सीटों से सरकार बने, क्या किया जाए ऐसा। तो इंदिरा गांधी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में 1969 में, ध्यान से सुनना, देखो 1969 में इंदिरा गांधी ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसको कहते हैं 10 सूत्रीय कार्यक्रम। क्या बोल देते हैं? 10 सूत्रीय कार्यक्रम। ये इंदिरा गांधी का 10 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1969। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछेगा, 10 सूत्रीय कार्यक्रम कब लाया गया, किस सरकार ने पेश किया? तो ये कांग्रेस की सरकार ने अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए 1969 में पेश किया था। इंदिरा गांधी ने पेश किया था। उनका मुख्य उद्देश्य था इसको पेश करने के पीछे, वो ये चाहती थी कि कैसे भारतीय समाज में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई जाए। इंदिरा गांधी इस बात से भली भांति परिचित थी कि अगर भारत के समाज में अपनी लोकप्रियता बढ़ानी है तो गरीबों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसी 10 सूत्रीय कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहली चीज रखी कि हम बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे, यानी बैंकों को हम लोग राष्ट्रीयकरण करेंगे। 1969 का उनका जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम था उसमें उन्होंने कहा कि हम बैंकों का क्या करेंगे? राष्ट्रीयकरण। दूसरा उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं इनका भी नेशनलाइजेशन किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा एक चीज और कि प्रीवी पर्स जो है, प्रीवी पर्स क्या होता था? तो प्रीवी पर्स ये होता था जो देसी रजवाड़ों के राजा थे उनको एक मोटी पेंशन देनी पड़ती थी भारत सरकार को। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यार
जो राजा महाराजा उस समय से चले आ रहे हैं, उन राजा महाराजाओं को आज तक पेंशन देनी पड़ती है। और ये पेंशन ऐसी थी कि जिस पर बजट में बहस भी नहीं हो सकती है। आगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, बजट में इस पर चर्चा भी नहीं हो सकती थी, पर ये पैसे देने ही देने होते थे। तो इंदिरा गांधी के ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम में ये भी शामिल था कि हम प्रीवी पर समाप्त करेंगे, यानी राजाओं को मिलने वाला ये जो मोटा भत्ता है, इस भत्ते को समाप्त करेंगे। भारत गरीबी से जूझ रहा है और राजाओं को हम इतनी पेंशन दे रहे हैं बिना बात की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, समझ रहे हो, यानी जितने ये बैंक हैं, प्राइवेट वगैरह बैंक हैं, उनको क्या करेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे, मर्ज करेंगे बैंकों को। इन राष्ट्रीयकरण की बात उठाई। दूसरा इन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा प्रीवी पर्स समाप्त किए जाएंगे। प्रीवी पर्स यानी राजाओं को मिलने वाली पेंशन वगैरह सब समाप्त की जाएगी। ये बात लेकर के कांग्रेस में बवाल हो गया भयंकर। जैसे ही इंदिरा गांधी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, सबसे ज्यादा जो भड़क गए उनका नाम है मोरारजी देसाई। जो होना ही था, है ना। वो इसलिए भड़क गए कि बिना वित्त मंत्री कौन है, मोरारजी देसाई है ना। तो बिना वित्त मंत्री की अनुमति के इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा, बिना वित्त मंत्री को पूछे बिना भी, कैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर, जबकि उनका पॉइंट ठीक था। यार वित्त मंत्री को पूछना चाहिए ना प्रधानमंत्री को कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो वित्त मंत्री का मामला है, वित्त मंत्रालय तो उसके अधीन है ना। प्रधानमंत्री को उससे राय तो लेनी चाहिए। उनका पॉइंट ठीक था, सही पॉइंट पे खड़े थे मोरारजी। इसलिए कांग्रेस के 90% नेताओं ने मोरारजी को इस समय पे सपोर्ट किया। ठीक कह रहे हैं मोरारजी। वही मोरारजी हैं जिनको वोट नहीं दिया उस समय प्रधानमंत्री बनने के लिए। अभी सारे कांग्रेस के नेता इनको सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि आप सही ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक बात पे खड़े हो कि बिना आपको पूछे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा इंदिरा गांधी को नहीं उठाना चाहिए। ये भी बात हुई, ठीक है। दूसरी तरफ, एक तरफ मोरारजी नाराज हो गए, एक तरफ एक नया पेच 1969 में यह निकला कि 1967 में हमारे जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, मात्र 2 वर्ष राष्ट्रपति रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे प्रावधान संविधान में है ही, अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो जैसे ही यहां पे 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, तो 1969 में वीवी गिरी साहब जो थे, वीवी गिरी, ये हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। कैसे राष्ट्रपति हैं? कार्यवाहक। जैसे मैंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बताया ना, वैसे ही ये कार्यवाहक राष्ट्रपति इस समय पे बन गए। ये कौन थे उस समय पे? ये उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और संविधान में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश, मतलब राष्ट्रपति नहीं है या अनुपस्थित है, कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हमेशा तो रहेगा नहीं। जैसे अमेरिका के संविधान में प्रावधान है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो फिक्स हो जाता है, वही आगे कार्यकाल चलाएगा। यहां ऐसा तो है नहीं। यहां यह है कि अगर मृत्यु हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ते हैं। आगे संविधान पढ़ाते हुए बताऊंगा। ऐसी स्थिति में 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाने पड़ते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने थे। कांग्रेस ने 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले ये जो चुनाव थे, इस चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा किया नीलम संजीवा रेड्डी को। इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा यहां पे बताऊंगा नहीं, ध्यान देना। कांग्रेस ने कहा कि भाई वीवी गिरी साहब तो 6 महीने बाद हट जाएंगे जब चुनाव होंगे, तो इसीलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे? नीलम संजीवा रेड्डी होंगे। ये कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी कर दी गई। व्हिप का मतलब आदेश जारी कर दिया गया। अपने सारे सांसदों को बोला गया कि हमारे प्रत्याशी कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव होगा 1969 में, तो आप लोगों को किसे वोट देना है? नीलम संजीवा रेड्डी। ये पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को
राष्ट्रपति का प्रत्याशी उतारा, इंदिरा गांधी का दिमाग खराब। इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति हो। तो इंदिरा गांधी ने अंदर ही अंदर, पार्टी के अंदर ही अंदर बात की इस समय पे वीवी गिरी से। किससे बात की? वीवी गिरी। और वीवी गिरी को कहा कि आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लो। अभी तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, अब चुनाव होंगे तो आप भी भाग लो। वीवी गिरी ने कहा मैडम ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इंदिरा गांधी ने कहा बड़ा सोचते हो, अरे आप भाग तो लो चुनाव में, फिर देख लेंगे जो भी होगा। वीवी गिरी साहब ने अगले ही दिन घोषणा कर दी कि वो राष्ट्रपति के चुनाव, ये भी खुद कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी डाल रखा है चुनाव में पहले। अगले दिन कांग्रेस के ही खुद व्यक्ति घोषणा कर रहे हैं कि मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, जो व्यक्ति ऑलरेडी कार्यवाहक राष्ट्रपति है। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, बहुत अजीब सी स्थिति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और इसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया? एक कानून बना दिया। कानून क्या था अभी तक? कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम करेगा। यही तो कह रहे हैं ना हम, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा हमारा वो किसका काम करेगा? प्रेसिडेंट का काम करेगा, है ना। और इंदिरा गांधी ने इस समय कानून बनाया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मेन चीफ जस्टिस है वो इस समय भारत का राष्ट्रपति बनेगा। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? जैसे मृत्यु किसकी हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। माना किसी कारणवश वीवी गिरी साहब भी नहीं होते उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, तो तब किसको बनाया जाता? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस होते उनको लेकर के आया जाता। समझ रहे हो बात को? इंदिरा गांधी ने ये प्रावधान भी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो राष्ट्रपति के पद पर आएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं है तो मोस्ट सीनियर जज को लेकर के राष्ट्रपति बना देंगे। ये व्यवस्था इस समय हुई। अब वीवी गिरी क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दिया। ये भी बड़ी मजे की बात देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से क्या दिया? इस्तीफा। क्यों? क्योंकि पूर्ण राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और पूर्ण राष्ट्रपति का चुनाव किसके कहने पर लड़ रहे थे? इंदिरा गांधी। अंदर अंदर सबको भी पता था कि वीवी गिरी किसके प्रत्याशी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लोगों के बीच जाकर खुल करके यह अपील की कि अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। सब समझ गए थे कि अंतर्मन की आवाज का मतलब क्या है। हर किसी को पता चल गया था कि इंदिरा गांधी क्या कहना चाह रही है। ये ग्राउंड बड़ी क्लियर थी कि भैया अब यहां पे इंदिरा गांधी चाहती है वीवी गिरी ही राष्ट्रपति बने। फाइनली 1969 में चुनाव हुए और मैं इस चुनाव की बात बता देता हूं। हुआ कुछ यूं, नीलम संजीवा रेड्डी भी लड़े, वीवी गिरी साहब भी लड़े और परिणाम जो नियति को मंजूर था वो वही हुआ कि वीवी गिरी साहब इस चुनाव को जीत गए। 1969 में वीवी गिरी हमारे परमानेंट राष्ट्रपति बने 5 सालों के लिए। अभी तक वो कार्यवाहक थे, अब वो क्या बन गए? परमानेंट बन गए। इससे पहले जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो ये प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इस समय पे राष्ट्रपति होंगे। तो एम हिदायतुल्लाह उस समय पे जो एक व्यक्ति थे वो इस समय राष्ट्रपति बने थे 2 माह के लिए। कितने माह के लिए बने थे? 2 माह। एम हिदायतुल्लाह, इनके बारे में तुमको ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो 2 माह के लिए इस समय राष्ट्रपति बने थे। जब वीवी गिरी साहब इस्तीफा दे देते हैं, जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्लाह, ये उस समय पे राष्ट्रपति बने और मात्र 2 माह तक ये राष्ट्रपति रहे, क्योंकि इस बीच सब तक चुनाव हो चुका था। ठीक है, चुनाव हुआ तो चुनाव में कौन जीत गए? वीवी गिरी जीत गए। एक बार फिर से राष्ट्रपति कौन हो गए? वीवी गिरी साहब। बात समझ आ रही है या दिमाग की दही तो नहीं हुई अभी तक? आ रही है बात समझ में? ठीक है, थोड़ा कम भी आ रही होगी तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना अच्छे तरीके से। अब देखो क्या है, अब चुनाव 1969 में कौन जीत गए? वीवी गिरी साहब जीत गए। अगला स्थिति क्या आने वाली है कि जैसे ही ये चुनाव संपन्न हुआ तो इस चुनाव में 2 बातें निकल करके आई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एकमात्र यही चुनाव है, ध्यान से मेरी बात को सुनना,
जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बने 1969 में, ये एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें द्वितीय चरण की मतगणना हुई। समझ रहे हो, राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना होती है ना, मतलब आगे चल करके हम पढ़ेंगे द्वितीय चरण की मतगणना क्या होती है। तो एकमात्र ऐसा चुनाव है, ऐसा पहली बार हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में जब राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना, ये पहला राष्ट्रपति का चुनाव है ऐसा। दूसरा, ये पहला चुनाव है कि जिसमें रूलिंग पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और वो कैंडिडेट हार गया और उसी पार्टी का एक दूसरा कैंडिडेट जीत गया। ये ऐसा पहली बार हुआ। ये भारत के प्रशासनिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में बड़ी अलग बात है। अब आगे की कहानी क्या निकलेगी यहां पे कि जब ये सब कुछ हो गया तो अब तुमको पता ही है कि मोरारजी देसाई, के कामराज और भी एक दो लोग जो इंदिरा गांधी के पूरे विरोध में रहते थे, ये 3-4 लोग जो इंदिरा गांधी को कहते थे गूंगी गुड़िया, सबको पता चल गया कि गूंगी गुड़िया क्या क्या कर सकती है। इसलिए उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने एक फैसला निकाला और यह फैसला 12 अक्टूबर 1969 को निकाला गया। 12 अक्टूबर 1969 को कांग्रेस का हो गया विभाजन 2 भागों में, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। किसको निष्कासित कर दिया? इंदिरा गांधी, पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन एक तो 1907 सूरत अधिवेशन है ना, कांग्रेस टूट गई 2 दलों में, नरम दल गरम दल। एक कांग्रेस का विभाजन, ये याद रखना, 12 अक्टूबर 1969। इस समय 2 कांग्रेस बनी। मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। एक कांग्रेस का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, और एक कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और आर का मतलब है रूलिंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस रूलिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो ये कांग्रेस थी जो पुराने लोगों की कांग्रेस थी, जिसमें मोरारजी के, कामराज वगैरह वगैरह ये सारे लोग थे, ये पुराने लोगों की। ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, नई कांग्रेस। कांग्रेस के भी 2 भाग हो गए। किस दिन हुआ ये? 12 अक्टूबर 1969। खैर, इस दिन जब ये क्षतिपूर्ति तो इंदिरा गांधी सरकार को हो ही गई थी। अब जैसे ही कांग्रेस के 2 भाग होंगे तो क्या होगा? इंदिरा गांधी चुनाव कब जीती हैं? 1967 में। और 1967 में इंदिरा गांधी को कितनी सीटें मिली हैं? 283 सीटें मिली, 283 सीटें मिली। कांग्रेस का विभाजन हो गया। यहां इंदिरा गांधी सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो मंत्री पुरानी कांग्रेस के समर्थन में थे। इन सब ने इंदिरा गांधी का समर्थन छोड़ दिया, ये चले गए पुरानी कांग्रेस। सरकार आ गई अल्पमत में, सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। जब सरकार गिरने की स्थिति में आ गई थी, अल्पमत में आ गई थी 1969 में, तो इंदिरा गांधी इस बात को लेकर के बड़ी चिंतित थी। हालांकि इस समय उनसे ज्यादा वोट किसी पार्टी के पास थे भी नहीं, पर वो अल्पमत में थी, बहुमत में वो सरकार उसके बाद नहीं रह गई थी जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 भागों। भाई समझ पा रहे होंगे ना, पहले तो एक ही कांग्रेस थी, सारे लोग प्रधानमंत्री के पक्ष में ही होंगे। अब जैसी कांग्रेस ही टूट गई 2 भागों में, तो कांग्रेस के कुछ नेता इंदिरा गांधी के तरफ, कुछ नेता इस तरफ, दूसरी तरफ मोरारजी देसाई, इन सब के तरफ, है ना। तो ये सरकार कैसे आ गई है? अब अल्पमत में आ गई है, बहुमत में नहीं रह गई है। तो इंदिरा गांधी ने इस समय तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय दल था जिसका नाम था डीएमके, तमिलनाडु में। ये उस समय पे तमिलनाडु में 1969 का जो 67 का जो राज्यों का चुनाव है, उस राज्यों के चुनाव में इस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी ने 1969 के बाद इस डीएमके क्षेत्रीय दल के सहयोग से किसी तरीके से सरकार को घसीटा, जिसको घसीटना बोलना ठीक रहेगा, किसी तरीके से खींचा। इंदिरा गांधी को भी समझ आ रहा था कि ऐसे करके बहुत लंबा नहीं चलने वाला, उनको अपनी लोकप्रियता बढ़ानी होगी। और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, देखो इतनी डेंजर महिला, इतनी खतरनाक महिला, और सबने पहली प्रधानमंत्री हैं भारत की, कुछ तो बात ही रही होगी उनमें, है ना। जो महिला पहली प्रधानमंत्री बनी, कुछ तो खूबियां रही होंगी उनमें। इतनी खतरनाक महिला कि जब ये सब कुछ भी हो गया, तब भी इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 2 दिन बाद संसद का सत्र आयोजित होना था। इससे 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले ही
राष्ट्रपति से अध्यादेश निकलवा दिया। क्या निकलवा दिया? अध्यादेश। अध्यादेश कब निकलता है? जब संसद का कोई सत्र न चल रहा। और संसद का सत्र कितने दिन बाद शुरू होना था? 2 दिन बाद। इसे ठीक 2 दिन पहले निकलवा दिया अध्यादेश। और इस अध्यादेश में 1969 के इस अध्यादेश में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अध्यादेश निकलवाया और 14 बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। कब हुआ ये? 1969। हालांकि 2 दिन बाद संसद का सत्र बैठा और इन्होंने जैसी सत्र बैठा तो पहले ही दिन संसद के सत्र में, उस साल के पहले दिन के संसद के सत्र में सबसे पहले इन्होंने यही बिल पास करवाया। तो तब तो अध्यादेश नहीं रह गया, तब वो बिल बन चुका था। पहले फिलहाल उन्होंने अध्यादेश पता है ना, राष्ट्रपति निकालता है, बिल संसद से पास होता है ना, बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। तो 1969 के अंतर्गत 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने 14 बड़े भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इन बैंकों में बड़ी खलबली मचनी ही थी, है ना। 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ऐसे इन बैंकों में लोगों के अपना, है ना, मतलब प्रतिभाग था, हिस्सा था, कई सारी चीजें हम कह सकते हैं, शेयर थे। दिक्कत इसके बाद एक मामले पर यह उठी कि जैसे ही ये हुआ वैसे ही इसके जो हम कहते हैं ना क्षतिपूर्ति के लिए, यानी सरकार क्या देगी इन बैंकों को नेशनलाइज करने के बदले, यानी इनका राष्ट्रीयकरण करने के बदले इनको कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति तो देनी पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी ने एक प्रावधान निकाला इसी 1969 के अध्यादेश में। कहा कि या तो बैंक अपनी सहमति दे दें इस पर चुपचाप, नहीं तो एक ट्रिब्यूनल बैठेगा। अगर बैंक कोई दिक्कत करेंगे तो एक ट्रिब्यूनल बैठेगा और ये ट्रिब्यूनल 10 साल बाद तय करेगा कि कितना पैसा देना है बैंक को। समझ पा रहे हो तुम बात को? नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा सुनो। 1969 में इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। पता था कि बैंक वाले हंगामा करेंगे, है ना, कि हमारे बैंकों को राष्ट्रीय बैंक बना रहे हो, सरकारी बैंक कर रहे हो, है ना। जिसका मतलब क्या था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक कर रहे हो। उससे जैसे आज जनधन खाता होता ना, गरीब आदमी को बैंक से जोड़ना, वो काम इंदिरा गांधी करने जा रही थी। पता था बैंक वालों को कि सबको पता था कि इसके बाद धमाका होना ही होना है। तो इंदिरा गांधी ने यही प्रावधान कर दिया था कि या तो बैंक इस पर अपनी सहमति देंगे, कहने का मतलब चुपचाप मान जाना, सीधी सीधी बात समझ मान जाना, या तो अपनी सहमति देंगे, और अगर सहमति नहीं देंगे तो बैंक जितने क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे, यानी क्षतिपूर्ति लिखा हुआ है, यानी बैंक जितने क्षतिपूर्ति का मतलब कंपनसेशन की मांग करेंगे, जितना कंपनसेशन की मांग करेंगे वो कंपनसेशन उनको एक ट्रिब्यूनल बैठेगा जो 10 साल बाद देगा। तुमसे मैंने आज कोई चीज ले ली, मैंने कहा 10 साल बाद दूंगा पैसा, ठीक है, समझ जाओ बात तो, ठीक ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो यदि बहुरी करे सो कब। ये बात हुई तो इस समय पे एक व्यक्ति थे भारत में जिनका नाम था आरसी कूपर। इनका इस समय पे बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 बैंकों में अच्छा खासा शेयर था। ये चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। बोला ये क्या ड्रामा है भाई, एक तो आपने अध्यादेश क्यों निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अध्यादेश तो चलो कोई बात नहीं, संसद से पारित हो गया, अब तो अधिनियम बन गया, छोड़ो, ये तो बात ही समाप्त हो गई। दूसरा बोला ये क्या है कि 10 साल बाद मिलेगा कंपनसेशन, ऐसा क्यों? क्षतिपूर्ति 10 साल बाद मिलेगी, ऐसा क्यों? ये सब क्या है? अब समझना उस बात को जो बात मैं शुरुआत से कह रहा हूं। इस मामले को, जिस मामले में आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट गए, इस मामले को कहते हैं आरसी कूपर बनाम भारत संघ मामला। क्या बोलते हैं? आरसी कूपर बनाम भारत संघ मामला। कहेगा तुम्हारे पास ये मामला कब आया? 1969। समझ रहे हो? 1969 के बीच ही हो रहा है ये सब कुछ। 1969 में आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट में गए। बहुत अमीर आदमी था, रुस्तावादू कासावाजी कुछ ऐसा नाम था इसका, कूपर, है ना, तुम गूगल करना इसके बारे में, रुस्तावाजी कासावासू पता नहीं क्या नाम है, आरसी कूपर तुम याद रख लो फिलहाल।
ये बहुत भयंकर अमीर आदमी थे उस समय पे, अमीर जिसको कहते हैं रियल वाला अमीर, समझ रहे हो, अंबानी साहब वाला जैसा सिस्टम आज के टाइम का, वैसा सिस्टम था इनका उस। तो ना इनका बढ़िया अच्छा खासा शेयर था बैंक ऑफ बड़ौदा में भी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी, शायद यूनाइटेड बैंक करके कुछ ऐसा भी था, उसमें भी इनका कुछ रोल था। ये इस मामले को लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कंपनसेशन का जो विषय है, इन्होंने जो ग्राउंड रखा सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सुना और इस मामले पर भी 11 जजों की बेंच बैठी। कितने जजों की बेंच बैठी? 11 जज। 11 जजों में से 10-1 से यह फैसला सुनाया गया कि आरसी कूपर सही है। क्या हुआ? एक बार फिर से सरकार कमजोर थी, इसलिए फैसला किसके पक्ष में सुनाया गया? विपक्ष में। अगर सरकार मजबूत रहती, फैसला किसके पक्ष में सुनाया जाता? सरकार। समझ पा रहे हो? अब धीरे धीरे आ रहे होंगे लाइन पे, कहां लेकर के आना चाह रहा था मैं, है ना। 1969 में जैसे ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण मामले पर इंदिरा गांधी के विरोध में फैसला आया, आरसी कूपर बनाम भारत संघ मामले में इंदिरा गांधी के विरोध में फैसला आया, वैसे ही ये मामला पूरे तरीके से हिल गया। पूरा इस समय का जितना चीजें थी अभी तक के, जितने इंदिरा गांधी ने सोच करके रखी थी चीजें, वो सारी चीजें उनको बड़ा गहरा झटका देती है। प्रीवी पर्स वगैरह वगैरह। कल मैं 1970 से शुरू करूंगा। तो 1970 में इंदिरा गांधी लेके आई थी प्रीवी पर्स का मामला उन्होंने पेश किया था। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि 1969 में इंदिरा गांधी के विपक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया बैंकों के राष्ट्रीयकरण मामले में, तो कितने के बहुमत से फैसला सुनाया? 10-1 के बहुमत। यानी 10 जजों ने कहा कि आरसी कूपर ठीक कह रहे हैं, जबकि केवल एक जज ने कहा कि नहीं, सरकार ठीक कर रही है, सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। जो एक जज ने कहा था सरकार, जिसने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया था, उनका नाम था A.N. रॉय। कभी इनके बारे में बताऊंगा विशेषकर, आगे नाम आएगा इनका, जिन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया था। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां तक की कहानी को अच्छे से लिखना, समझना, 2-3 बार देखना, तब बात समझ आएगी। और अगर सरदर्द होने लगे, वैसे होगा नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति को ये इच्छा जरूर होती है, हर पढ़ने वाले बच्चे को, हर तैयारी करने वाले बच्चे को ये इच्छा जरूर होती है कि उसको कम से कम इतना पता रहे कि कब कौन प्रधानमंत्री बना, कब कौन राष्ट्रपति बना, या ये राष्ट्रपतियों में इतनी हमको देखने को क्यों मिलती है उठापटक 1969 के आसपास। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि ये क्रम ऐसा क्यों है, तो तुम उसको समझा सकते हो ऐसा इसलिए। प्रधानमंत्रियों का क्रम ऐसा क्यों है, तो तुम उसको समझा सकते हो कि ऐसा इसलिए। इंदिरा गांधी इस समय 11 साल 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनी है। कब? 24 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1977। 11 साल 2 महीने तक। इंदिरा गांधी फिर 80 में प्रधानमंत्री बनेंगी, 84 में उनकी हत्या हो जाएगी। ठीक है, आज का जो ग्राउंड है हमने 69 तक समझा। मैंने कोशिश की कि इस बीच में कुछ ना छोड़। कल 69 के बाद 1970 से आगे शुरू करेंगे, और जहां तक जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वो मेरे ख्याल से 1973 है, केशवानंद भारती केस। तो 77 इमरजेंसी वगैरह भी पढ़ाऊंगा, कभी आराम से पढ़ाऊंगा, टाइम आने के साथ साथ पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग काफी चीजों को यहां तक समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी, है ना। बाकी क्या बोले तुमको, तुम खुद समझदार हो। मतलब जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था ना, अंतर मन की आवाज सुन लो ऐसे मैं भी कहता हूँ, अंतर मन की आवाज सुन लो। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राष्ट्रपति बीवी गिरी साहब को बनाओ, है ना, ऐसा कुछ। चलो ठीक है।